गाइस वेलकम बैक टू द माय चैनल। हम बस्तियाँ का सेकेंड पार्ट लाए हैं, जिसमें जो हमारे हीरो होते हैं वो एक बिजनेस मैरिज करना चाहते हैं और उसके लिए हमारे हीरो को लाव्या आर्या बहुत ही सही लगती है, क्योंकि उसके फादर एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं और वो एक रॉयल फैमिली से भी बिलोंग करती है। लेकिन अब उसका डिवोर्स होने वाला है और ठीक 1 साल बाद उसका डिवोर्स हो जाएगा। उसके लिए ये फिर बिजनेस प्रपोजल देगा और उसके लिए हमारा हीरो ही बिल्कुल परफेक्ट है। और कहीं ना कहीं लाव्या आर्या भी जानती है कि उसे उसे शादी करनी है, तो उसको बोलती है कि तुम 1 साल तक बिल्कुल अच्छे से रहना, ऐसा नहीं कि मेरा मूड बदल जाए। ये बात एक तरीके से बहुत ही अजीब लग रही थी, जिसे सुनकर हमारे हीरो भी कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। इधर लाव्या आर्या का एटीट्यूड कुछ ज़्यादा ही तेज़ से बढ़ता है, क्योंकि हमारे हीरोज़ के पास जाके बोलते हैं पर ज़्यादा घमंड करना अच्छी बात नहीं है। आजकल शादियों का मौसम ज़्यादा ही गर्म चल रहा है, शादियाँ बहुत तेज़ी से हो रही हैं, हो सकता है सामने वाले का इरादा बदल जाए। तो फिर वो कहती है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? फिर हमारा हीरो जो होता है बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस एक मजाक कर रहा था, है ना आपसे, आजकल का मौसम ही ऐसा चल रहा है। फिर वो बोलती है ये जो तुम्हारी बातें ना वो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही हैं, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि हम कैसे हैं। फिर दोनों चुप हो जाते हैं। तभी आला राय बोलती हैं मेरी मदर का स्टेप राइट हो रहा है। तो फिर वो बोलता है कि तुम सारी बातों को बहुत अच्छे से नोट कर लेती हो। और फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं और बाकी लड़कियां देख के सोचती है क्या ये सच है, वाकई में ये सच है, क्या ये एक होने वाले हैं? माय गॉड, इसका मतलब वो बस्तियाँ अब इससे शादी करने वाला है, मतलब 1 साल बाद हमें गुड न्यूज़ मिलने वाली है। अरे वाह, ये सारी बातें बस्तियाँ की आंट भी सुन रही होती हैं और बेचारी को अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। इधर बस्तियाँ अकेला खड़ा होकर सुन रहा होता है और देख रहा होता है खड़ा होकर चांद को, कि एक बार भी नहीं रोई, एक बार भी नहीं। वो अपनी हीरोइन यानी कि हमारी हीरोइन को सोच के याद कर रहा होता है और बिल्कुल से उसका चेहरा हीरो के सामने आ जाता है। और फिर वो सोचता है आज मैंने इसे 2 बार याद कर लिया है, खुद को अब मैं कंट्रोल करूँगा। और इतना ही सोचता रहता है, तभी उसकी आंट आ जाती हैं और बोलती हैं तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, कहीं तुम कुछ सोच तो नहीं रहे हो ना, बहुत गहरी सोच में हो तुम। अपनी आंट को देख के बोलता है क्या हुआ, आप क्यों घबरा रही हैं, कुछ हुआ है क्या? फिर आंट बोलती नहीं, मैं बिल्कुल से नहीं घबरा रही हूँ, मुझे बस लगा तुम कुछ पुरानी यादों में चले गए। वो पुरानी यादें कुछ ऐसी थी, दर्दनाक भयानक सी, कुछ कुत्ते भौंक रहे होते हैं और वो कुत्ते किसी और के लिए नहीं, हमारे बेचारे पस्सियाँ के लिए भौंक रहे होते हैं। रात का वक्त होता है और बेचारा फंस जाता है अकेले जंगल में और उस बेचारे को कुछ समझ नहीं आता और उस बेचारे बच्चे को कुछ समझ भी नहीं आता है वो क्या करे, क्योंकि उसके आगे कुत्ते रहते हैं। जैसे कि आगे कुआं पीछे खाई, अब वो बेचारा क्या ही करे। वो पीछे पलट के देखता है और पानी रहता है। वो सोचता है इससे ज़्यादा बेटर कुछ हो ही नहीं सकता और वो पानी में कूद जाता है। और जब वो पानी में कूद रहा होता है तभी और कोई नहीं उसे उसकी आंट देख लेती और सोचती है कोई कुछ गिरा है क्या पानी में, कोई इंसान गिरा है क्या जो मेरी आंखें धोखा खा रही है। नहीं नहीं, जब एकदम से उसे बस्तियाँ दिखती हैं, वो ऊपर आता है तो वो सोचती है ये कोई और नहीं, बस्तियाँ ही गिरा है। फिर उसे वो बचा कर घर लाती हैं और जब उसे घर लेके आती है फिर उसके टीचर पे बहुत चिल्लाती है, तुम्हें पता नहीं है इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैं तो बस मास्टर को बस मुकाम सिखा रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बिल्कुल से गायब हो जाएंगे, मैंने इन्हें बहुत ढूंढा। आंट बोलती हैं ओह अच्छा, तुम्हें नहीं मिले, तुम्हें पता है वहाँ कितने सारे कुत्ते थे, इन्हें ढक लिए थे, मैंने कैसे बचा के लाया। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो के पापा की, जब वो बोलते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। फिर आंट बोलती हैं अभी भी तुम्हारा बेटा मरने से बचा है, तुम बोलते हो कि जो हो गया छोड़ दो। वो छोटा सा बच्चा है। फिर उसका भाई उसे इग्नोर करके चला जाता है, के पास चला जाता है और कहता है सच में आज तुम्हारा लकी डे था। और ये बात सुनकर आंट समझ जाती हैं कि वो बस्ती को अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं चाहती। फिर आंट उस बेचारे के लिए एक पेपर साइन करती हैं और उसे अपने साथ लेकर जाती हैं। बोलती हैं मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया, अब ये मेरे साथ ही रहेगा। इस चीज़ को देखते हुए उसके पापा और उसकी मदर कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती हैं। वो ये नहीं जानती कि वो कितना अच्छा बच्चा था। आंट सोचती हैं कि इसके दिमाग में तो एक ही चीज़ चलती है, वो भी बस बदला लेना है। आंट बोलती हैं क्या सच में तुम उस डाइवोर्सी से शादी करने वाले हो? नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे वो ज़्यादा खास पसंद नहीं है, बाकी तुम चाहते हो तो शादी कर सकते हो, क्योंकि मैं जानती हूँ ये इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत परफेक्ट है, क्योंकि जैसी लड़की तुम चाहते हो वो बिल्कुल वैसी ही है।
अमीर और रॉयल ख़ानदान से। पर सबसे अच्छी बात मैं बोलूँ, तुम्हारे पास और ऑप्शंस है, मत खोना बस्तियाँ, और बस्तियाँ उनकी बात को सुनता रहता है। इस तरह से हम देखते हैं ऑडिटें मिल रही होती हैं रॉयल फैमिली की किसी पुरानी एम्पायर की कज़न होती हैं, और वो बोलती हैं, और बताओ तुम्हारे पापा ठीक हैं? फिर ऑडिटें बोलती हैं, नहीं नहीं वो यहाँ पे घर पे नहीं है, क्या आप उनसे मिलने आई हैं? फिर वो बोलती नहीं नहीं मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। फिर वो बोलती हैं कि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल तुम्हारे पापा के पे गया है, बिल्कुल खूबसूरत। एक बार उन्होंने भी पूरी रॉयल फैमिली को हिला कर रखा हुआ था, मगर किसे पता था आगे चल के ऐसे होने वाला है। मगर खैर छोड़ो, आगे बताओ। मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आई हूँ शादी के लिए। और ये बात सुन करके ऑडिट एकदम से खड़ी हो जाती है और बोलती है, क्या किसकी शादी, किससे करवाना चाहती हैं? फिर वो बोलती है, नहीं नहीं मैं नहीं करवाना चाहती हूँ, फैमिली से है। फिर वो प्रिंसेस बोलती है, आप मेरा मैसेज उन्हें दे दीजिएगा। तभी दादी माँ कहती हैं, हम यहाँ तुम्हारा ना नहीं सुनने आए हैं, फैमिली की तरफ से ये ऑर्डर है तुम्हारे लिए। और वो लड़का कोई और नहीं, एक नेवी अफसर है, हीरो माना जाता है उसे, उसका नाम है बस्तियाँ। और ये बात सुनकर हमारी हीरोइन एकदम से शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, मैं ये बात क्यों मानूँ, इससे शादी मैं क्यों ही करूँ, क्या रीज़न है ये सब, और मेरे ही साथ ऐसा क्यों? अभी नहीं बताएंगे मुझे। रॉयल फैमिली के इकलौती बेटी को बस्तियाँ बहुत पसंद है, लेकिन क्या कर सकते हो, इस फैमिली से बेदखल है। रॉयल फैमिली से बिलोंग ना होना हमारे इस बीच में आड़े आ रहा है, इसलिए हम राजकुमारी से नहीं कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें चुना गया है। हीरोइन बोलती है, इसका मतलब मुझे यूज़ किया जा रहा है। फिर दादी माँ कहती है, ये इतना बुरा भी तो नहीं है, और वैसे भी हमारे हीरो के माँ बाप उसे छोड़ चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा अमीर है, खुद को एक अलग दुनिया में रखा हुआ है, वो उस दुनिया का एक बादशाह है और लोग उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार देते हैं। अब वो अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कामयाब है, मुझे नहीं लगता तुम्हारे लिए उससे अच्छा ऑप्शन कोई हो सकता है। तुम्हें भी उसके बारे में सोचना चाहिए, तुम्हारे लिए वो पति बिल्कुल बेस्ट है। मैं उनकी बात क्यों मानूँ, मैं उनसे शादी क्यों करूँ, और वैसे भी मुझे ये शादी नहीं करनी है, ऐसा हमारी हीरोइन बोलती है। मुझ पर ऐसा दबाव क्यों डाला जा रहा है, आप जाकर के उन्हें मेरा मैसेज दे दीजिएगा। फिर दादी माँ बोलती हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बोला, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये ऑर्डर है और ऑर्डर माने जाते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बोला। तभी दादी माँ उठ के बहुत प्यार से उसके पास आती है और बोलती हैं, देखो मेरी बच्ची, तुम कब तक ऐसे इस तरह से रहोगी, कब तक अपनी ज़िंदगी अपने पापा के लिए ख़राब कर दोगी? वक्त निकल चुका है और तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें इस वक्त को संभाल लेना चाहिए? फिर हमारी हीरोइन बोलती हैं, आखिर मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों? फिर हमारी दादी माँ बोलती हैं, क्योंकि तुम मिस सेरेन और हेलेन की बेटी हो। तो वो समझ जाती है, चुपचाप हो जाती है कि मेरे साथ वो उनका गुनाह दिया जा रहा है। फिर बोलती है, मुझे नहीं उससे शादी करनी है। फिर दादी माँ बोलती हैं कि तुम्हें एक बार उससे मिलना तो चाहिए, तुम्हारी ज़िंदगी जो बदलनी है शायद वही एक शख्स हो, उसे एक मौका तो देना चाहिए ना। और फिर हम इधर देखते हैं बस की, और जो इंतज़ार कर रहा होता है हमारे हीरो का, आकर उनसे बातें करने लगता है, आज आप काफ़ी देर से आए हैं, क्या हुआ, आप तो ठीक तो हैं, आप थके हुए लग रहे हैं, आप चाहते हैं तो मैं आपकी कुछ मदद करूँ? नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, बस ये मीटिंग कुछ ज़्यादा ही लंबी चलती है, इस वजह से थकान आ जाती है। फिर वो दरवाज़ा खोलता है और बोलता है, आइए आप फ्रेश हो जाइए और आपको कुछ टाइम आराम करना चाहिए। और फिर हमारे हीरो अंदर जाते हैं और अपना ब्लेजर उतारने लगते हैं। फिर हमारे हीरो बोलते हैं, आपके लिए एक लेडी और ऑडिटर का। फिर हमारे हीरो होते हैं, वो लेटर कहाँ है दिखाओ, तो बोलता है, वो आपके सामने रखा हुआ है टेबल पे। हीरो अपना कोट बटलर को पकड़ाते हैं और उस लेटर को उठाने जाते हैं। बटलर बोलते हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसे ढूंढने में। तो हमारे जो हीरो होते हैं, जी जी बिल्कुल शुक्रिया, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। और हमारे हीरो उस लेटर को देखते हुए गौर से एक ब्लैक फ्लैश में चले जाते हैं जब वो नेवी में रहते हैं। और हमारे हीरो बोलते हैं, क्या आपने बुलाया मुझे सर? तो जो हमारे वो होते हैं बोलते हैं, तुम तो जानते हो ना मेरी रॉयल फैमिली से कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, तुम्हारे लिए रॉयल फैमिली से एक रिश्ता आया हुआ था, तुम ये शादी जल्द से जल्द कर लो। और ये बात सुन करके हमारे हीरो एकदम से हैरान हो जाते हैं, ये क्या, मेरे सारे सपनों में पानी फिरने वाला है। और वो नहा के बैठ चुके होते हैं, अभी तक वो उस लेटर को खोले नहीं होते और वो सोचते हैं कि मेरे सारे किए कराए पानी पर पानी फिर गया, मैंने जो इतना सब कुछ किया है, क्या मैं उसे छोड़ दूँ? क्या एक एम्पीरियर की लड़की होने की वजह से मैं ये सारी चीज़ें छोड़ दूँ? फिर कहता है, मुझे एम्पीरियर का चेहरा रखने के लिए मुझे कुछ वक्त तक इस नाटक को रखना पड़ेगा। फिर वो उस लेटर को उठा लेता है। जब तक उनकी बेटी की शादी नहीं हो जाती है, मैं उसके बाद अपना डिसीजन खुद लूँगा। और फिर उस लेटर पर नाम पढ़ने लगता है, ऑडिटे। सच में ये तो एकदम सरदर्द नाम है, और आगे चलकर क्या होने वाला है। फिर आगे बढ़ता है और लेटर को और अच्छे से खोलता है और देखता है, उसका जवाब भी आ जाता है उस लेटर में, ऑडिटे का। और फिर ऑडिटे के पास भी उसका लेटर पहुंच जाता है और वो बोलती है कि बस 3 लाइनें, इसमें उसने अपना नाम भी नहीं मेंशन किया, मैंने कितने अच्छे से सब कुछ सॉल्व करके सही से लिखा था और उसने सिर्फ 3 लाइनें लिखी हैं। और फिर वो सोचने लगती, बस यार तुम कैसे इंसान हो, मुझे तुम्हारा रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं लग रहा है। और फिर बेचारी चली जाती है और सामने देखती है उसकी मदर की कुछ ड्रेस पड़ी हुई होती है। फिर वो सोचती, मैं इसे पहनना चाहती थी पर मुझे नहीं पता था मैं इसे इस तरह से पहनूंगी।